डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके हो गया। और ये हमारा यूनिट वेक्टर, हमें साइड भी तो बतानी है कौन सी वाली साइड में कौन सा फोर्स है। तो ये क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में आप किसी भी चीज को ना केवल मैग्नीट्यूड से, आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन बताता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की हेल्प से हमें क्या करी, डायरेक्शन मिल गई कि हमें इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लग रहा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हमने बताया था, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से हमने लिख दिया। आर इसका आर स्क्वायर होता है, तो मतलब इन दोनों का इसका स्क्वायर अपॉन, अब इसको वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि आपका जो निकल के आएगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं कराने वाला हूं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि इस वीडियो में होपफुली पूरा हो जाएगा, जिसमें हम वेक्टर फॉर्म के साथ साथ सारे पूरा कॉन्सेप्ट, बोले तो पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स ने 1795 में बताया था कि कोई भी दो चार्ज या तो वो रिपेल करते हैं, या तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या वे आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये दोनों अगर रखे हुए हैं तो या तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे या फिर ये एक दूसरे के पास है। अगर ये सेम नेचर के हैं, सेम नेचर मीन्स सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं, तो फिर ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, या बोलेंगे प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये अपोजिट साइन के हैं, किसके हैं? अपोजिट साइन के हैं, तब ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर बात करी जाए अपोजिट साइन की, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो 1795 में कूलॉम्स ने हमें ये बताया कि कोई भी दो चार्ज हैं तो उनके बीच ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? या तो ये दूसरों को दूर भेज रहा है या आकर्षित हो रहा है। इन्होंने जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल लॉ, इसी पे बेस्ड है। तो इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2, मतलब इन दोनों चार्जेस के गुणनफल के अनुपाती है। और ये इनके सेंटर्स हैं। सपोज ये डिस्टेंस है हमारी R, दोनों आवेशों के, दोनों चार्जेस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये जो F फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की जो दूरी थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये हम एक पॉइंट अगर बोला जाए कि आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं, तो आप यहां पर सिर्फ यही 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखें। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा अगर हम बात करें तो जो F है, ठीक है, ये F कहां वर्क करता है? फोर्स जो है कहां वर्क करता है? फोर्स एक्ट्स joining the centers of charges। ये फोर्स एक्ट करता है इन दोनों के जो सेंटर्स हैं। सपोज ये दो क्या है? इनके सेंटर हैं। तो सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है, सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ये वर्क करते हैं, या तो ये इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, तो फोर्स हमेशा कहां वर्क करेगा? जो इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। फोर्थ है कि ये जो है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम।
पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है और आगे से बात करेंगे, अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो अब इन दोनों को मिलाने के बाद आप लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये देख रहे हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हमने क्या करा, इनवर्स का साइन हटाया, एक कांस्टेंट ले आए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है यहां पर, K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम परमिटिविटी पे भी बात करेंगे। परमिटिविटी ऑफ एयर, इसकी जो वैल्यू आती है, अगर ये एप्सिलॉन नॉट है तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आई, यहां से आप समझ सकते हैं। देखिए यहां से हमने k का साइन निकालेंगे तो यहां से k = आएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F की यूनिट हो गई न्यूटन, R की मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 मतलब कूलम इनटू कूलम। क्या हो गया, कूलम की यूनिट क्या होती है, वो सॉरी चार्ज की यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका इसकी वैल्यू। अगर डिफरेंट मीडियम की बात करें तो हम लेंगे एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको सॉरी एप्सिलॉन लेंगे सिर्फ, जो किसी अदर मीडियम की। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो परमिटिविटी ऑफ एयर या बोल सकते हैं वैक्यूम। ये किसकी है परमिटिविटी, एयर की या वैक्यूम की। तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ, इसको आप नोट डाउन करिए। आगे हम और ग्राफ की बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ की अगर बात करें कि फोर्स और सेपरेशन के बीच में, सेपरेशन मींस उन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उसकी अगर हम बात करें तो प्लॉट करते हैं। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि F किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर F के और सेपरेशन, ये हमने F लिया, फोर्स लिया, ये R दिया, दैट इज सेपरेशन। अगर इसके बीच ग्राफ हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये F इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, F हमारा बढ़ेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं, कोई भी जो चार्ज का जो फील्ड होगा, फील्ड भी हम बहुत अच्छे से आगे हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपने दो मैग्नेट लिए, मैग्नेट की बात कर रहे हैं, इसका अलग है। मैग्नेट को हम दोनों मैग्नेट अगर पास पास लाते हैं तो उनमें दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन होता है या रिपेल होता है, ये डिपेंड करता है उनके पोल्स पर। उसी तरीके की बात करें कि अगर उन दोनों मैग्नेट को अगर हम पास ला रहे हैं तो वो बहुत जल्दी से, जितना दूर थे तो इतना अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल हम अगर उनके पोल्स हैं डिफरेंट लेते हैं, तो हम दूर थे तो इतना अट्रैक्शन नहीं हुआ, जितने पास लाते जाएंगे उन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन मींस फोर्स, जो एक फोर्स कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है। उसी तरीके से चार्जेस में क्या होता है, जब कोई डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं, हम दोनों जब उनको जितना पास लाते जाएंगे उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ही ज्यादा होगा। अगर वो सेम नेचर के हैं तो उन दोनों के बीच जो रिपेल वाला जो फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा से वो रिपेल करेंगे। तो यही हो गया, मतलब जितना फोर्स बढ़ेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं सेपरेशन को हम जितना बढ़ाएंगे उनके बीच फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं वेक्टर, बात करते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, ये हमने कोई चार्ज लिया, लेट सपोज ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमने कोई चार्ज लिया जी Q2 चार्ज है। दोनों का जो नेचर है मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं।
तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, ये दूर जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है कैपिटल आर, मतलब इन दोनों में जो भी डिफरेंस होगा आर वेक्टर। ठीक है, इधर इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वन, ये क्या है, वन है हमारा, ये है टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन, किस पर फोर्स लग रहा है, वन पर, किसकी वजह से, टू की वजह से, टू की वजह से क्या कर रहा है फोर्स, ये क्यों, फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो दूर भाग रहा है। इसी तरीके से फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स किस पर, टू पर लग रहा है, किसकी वजह से, अगर हम इसको देखें किसकी वजह से रिपेल करेगा, वन की वजह से, ये इसकी वजह से ही तो इधर भाग रहा है ना, तो ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यहां पे आप लिख सकते हैं वन टू का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, अब बात करते हैं जब आप वन से टू पर गए, वन से टू पर गए तो आप क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। जब आप टू से बनाए तो आप क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर। जब आप टू से बनाए और ये वन से टू गए, ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये हमने लिया R1 वेक्टर, ये हमने लिया R2 वेक्टर। अब हम वन से टू जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, R12 इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। R12 मीन्स जब आप कहां गए, वन से टू पर, तो R12 R2 माइनस R1। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अब निकालते हैं फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो आप जानते हैं क्या, के की लिख लेते हैं 1/4πε0, फॉर वैक्यूम की बात कर रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर वेक्टर इक्वल टू, अब हमें डायरेक्शन भी लेनी है, कौन सी वाली डायरेक्शन, ये कौन सी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है, तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू, मतलब टू से वन की तरफ, R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर। क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं, ये क्या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे रहा है, कौन सी वाली, ये वाला, मतलब टू से बन गए। ठीक है, अब देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर, और आप जानते हैं यूनिट जो होता है, ए कैप जो लिखते हैं हम उसको लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी, मतलब बात करते हैं किसी का भी यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं वो वेक्टर अपॉन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है। इसी तरीके से हम अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखें तो हम लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, अपॉन अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर, अब यहीं पे रहने, चलो यहीं रहने देते हैं। अब आगे बात करें, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, निकालिए 1/4πε0 सेम Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमने R1 वेक्टर मान लेते हैं। इसी तरीके से इसका यूनिट की वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 जाने पर R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर। फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर
अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो देखिए आप सेम है, दोनों का ये वाला जो पार्ट है वो सेम है। डिफरेंस कहां है? R1 माइनस R2, ये है R1 माइनस R2 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आप देख सकते हैं हम यहां पर क्या करें, सिर्फ माइनस ले लें किसी भी तरीके से। हम यहां से क्या करें, यहां से हमने माइनस सपोज कॉमन लिया तो हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, यही क्या है रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट पूछा भी जाता है, ये प्रूव कराया जाता है, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं। एक बार अच्छे से समझिए, हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। पहले आप समझ लीजिए। और अच्छे से एक्सप्लेन करें क्या? कूलॉम्स लॉ की बात करें, देखिए हमने कोई भी दो चार्ज लिए Q1 Q2, हम मानते हैं वो दोनों सेम साइन के हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब फोर्स ऑन वन, इस पर फोर्स लगेगा किसकी वजह से? 2 की वजह से। 2 की वजह से फोर्स लगने पर ये दूसरे से रिपेल होंगे। इसी तरीके की बात करें, फोर्स 2 पर लगेगा किसकी वजह से? 1 की वजह से। 1 की वजह से ही तो ये रिपेल होंगे, अगर 1 ना हो तो ये रिपेल नहीं होगा, ये यही रहेगा, तो ये रिपेल हुआ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R वेक्टर मान ली। अब जब हम R1 से 2 जाते हैं तो हम लिखते हैं R2 माइनस R1, ये वेक्टर लॉ से आप समझ सकते हैं। और जब आप 2 से बन जाएंगे तो आप लिखेंगे R1 माइनस R2। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, ये हमारा K हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर, ये हो गया, सॉरी इस पे स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा यूनिट वेक्टर, हमें साइड भी तो बतानी है कौन सी वाली साइड में कौन सा फोर्स है, तो ये क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में आप किसी भी चीज को ना केवल मैग्नीट्यूड से, आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन बताता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की हेल्प से हमने क्या करी, डायरेक्शन मिल गई कि हमें इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लग रहा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हमने बताया था, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से हमने लिख दिया R1 R वेक्टर, इसका R स्क्वायर होता है तो मतलब इन दोनों का इसका स्क्वायर अपॉन, अब इसको वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आप यही से समझ सकते हैं कि आपका जो निकल के आएगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, आप ऐसे समझ, ये आप नोट कर लिया, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आपका रिजल्ट इस तरीके का निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये आप लिख सकते हैं R का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए जो R है वो क्या है, डिस्टेंस ही तो है, बस वेक्टर में डिफरेंट है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है। डिस्टेंस मींस मैग्नीट्यूड, जब आपको डिस्टेंस लॉ में आपको डिस्टेंस आती है तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड है। या आप मैग्नीट्यूड में देखिए, या R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, या R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वैल्यू मैग्नीट्यूड की हमेशा बराबर ही आएगी। डिपेंड क्या है इनका, मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं तो क्या डिफरेंस होगा, इनकी डायरेक्शन अलग आएगी, बाकी मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमने इसको कंबाइन कर दिया। इस वाले में भी सेम यही आएगा, बस क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब आगे बात करते हैं। अब ये आपको बताना है, सोचना है कि आपने 11th क्लास में जो भी पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ, क्या पढ़ा है, F = G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर।
रिकॉल करना है आपको और सिमिलरिटी बतानी है कि सिमिलरिटी बिटवीन, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, जी लॉ लिख देते हैं शॉर्ट में, एंड सी लॉ मीन्स कूलॉम्स लॉ। जी मीन्स यू बता नो, ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। ओके, इसमें पहले हम बात करते हैं सिमिलरिटी की, कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों लॉज में सिमिलरिटी क्या थी। तो दोनों लॉज जो थे वो आप जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि दोनों जो थे वो डिस्टेंस पर डिपेंड करते थे, मींस वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब 1/r²। दोनों जो थे F प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब आपने पढ़ा होगा FG m1m2/r² था। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और अभी आपने पढ़ा कि कूलॉम्स लॉ है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेकेंड पॉइंट उसमें सिमिलरिटी में ये था कि दोनों के जो भी मतलब फोर्स था वो एक्ट कर रहा था, कहाँ एक्ट कर रहा था, लाइन इन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द मास और वी कैन से चार्ज। ग्रेविटेशनल लॉ में जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो दोनों मास को मिलाने वाले सेंटर्स के बीच में वर्क कर रहा था। यही बात करें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्स लॉ में बात करें, तो कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो तो दोनों चार्जेस के जो सेंटर्स हैं उनके बीच वर्क कर रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक्ट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ये हो गई सिमिलरिटी। अब डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था? ये जो था हमारा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, ये हमारा अट्रैक्टिव भी था एंड रिपल्सिव भी था, मतलब ये आकर्षित भी कर रहा है और प्रतिकर्षित भी कर रहा है। जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव ही होता है। क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन मीडियम, ये हमारा मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। वहीं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इनडिपेंडेंट ऑन मीडियम। कैसे सर, समझ नहीं आया? जैसे कि अभी इसमें हमने k की वैल्यू जो बताई थी 1/4πε, या एप्सिलॉन भी आता है, एप्सिलॉन नॉट भी आता है। एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, एप्सिलॉन उसके लिए। तो जो परमिटिविटी है, इसमें एक वर्ड आता है परमिटिविटी, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। परमिटिविटी ये करती है डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, मतलब फोर्स क्या करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करता है। इसमें एक टर्म कांस्टेंट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी। ठीक है, ये कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। तो ये जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हो गई हमारी सिमिलरिटी और डिफरेंस। सिमिलरिटी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करते हैं, एक्ट करते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस और वी कैन से मास। और डिफरेंस की बात करें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दूसरा पॉइंट की बात करें, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए लिमिटेशन की बात करें कि इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है।
लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये जो है पॉइंट चार्ज पर वैलिड है, वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज। दोनों क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होने का मतलब है उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मच मच ग्रेटर देन द चार्जेस। उन दोनों के चार्जेस का जो शेप साइज है उन दोनों से ये डिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा है। ऐसे को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब उस डिस्टेंस की वजह से वो डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो कि वो चार्ज एक पॉइंट की तरह हमें लगे। जैसे 1 किलोमीटर दूर आपको बिठा दिया जाए और आपको एक जगह से दिखा जाए तो आप एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेंगे, एक छोटा से आपको दिखाई देंगे, आप बहुत छोटे से दिखाई देंगे। तो ये वैलिड है पॉइंट चार्ज पर। दूसरा है चार्ज किस पे होना चाहिए? चार्ज एट रेस्ट। दोनों चार्ज रेस्ट पर होने चाहिए, या फिर एक चार्ज रेस्ट में हो एंड एक इसमें हो मोशन में हो, तब ये दो वैलिड है। अगर दोनों चार्ज बोले सॉरी वो चार्जेस इन मोशन, देन ये लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आप फिर डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाए। ठीक है, तो अगर दोनों एक चार्ज रेस्ट पर है एक मोशन में तब ये वैलिड है, या दोनों चार्ज रेस्ट में है तब वैलिड है, और वैलिड ऑन पॉइंट चार्जेस। तो ये रही कूलॉम्स लॉ की पूरा कंप्लीट वीडियो। आगे कोशिश करेंगे हम न्यूमेरिकल कराने की, कोई भी एग्जांपल ले लें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। ये वीडियो सारे एग्जाम्स के लिए, या फिर आप डिफेंस की तैयारी करें, एनडीए, जेईई या फिर नीट, या फिर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, मैं सारे बोर्ड एग्जाम से लेकर जितने भी छोटे पॉइंट्स होते हैं वो सारे कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।